सो आपका जो ज्योग्राफी पोर्शन है इसमें लगभग आपके 3 मेन पार्ट्स है। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी। ये आपका बेसिस है ज्योग्राफी के लिए। एंड सेकंड जो है आपका दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। जैसे अगर आप ज्योग्राफी के टर्म में कहें तो किसी भी कंट्री की अगर आप ज्योग्राफी को प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं तो उसे आप कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। दिस इज रीजनल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है उसको यहाँ पे हमने स्टडी करना है। सो ये इंडियन ज्योग्राफी है, दिस इज रीजनल पार्ट। उसके अलावा जो आपके पास थर्ड है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ऐसे आपका जो सिलेबस है ये बाइफरकेटेड है 3 पार्ट्स में। अब अगर आप बात करें फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है कि भौतिक भूगोल को आप पढ़ रहे हैं, मतलब फिजिकल फीचर्स को आप पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं या फिर किसी क्षेत्र का भूगोल पढ़ रहे हैं। थर्ड आपके पास है ह्यूमन ज्योग्राफी दैट इज मानव भूगोल। तो अभी तीनों ही अलग अलग मेथड्स हैं जहां पे आपको इसको पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये आगे खुद ही 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का लिटरल मीनिंग इज यू हैव टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है या अर्थ के सरफेस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो यू कैन से द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप सरफेस के ऊपर और नीचे जो चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट जो है दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। सेकंड पार्ट इज क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जहां पे आप क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, जहां पे टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, उस सब के बारे में आप स्टडी करते हैं। एंड द थर्ड वन दैट इज ओशनोग्राफी, जहां पे आप ओशंस में होने वाली जितने भी हलचलें हैं, जितना भी उसमें मूवमेंट है और कैसे ओशन करंट्स आपके एरियाज को प्रभावित करते हैं। सो दीज आर दी 3 मेन पिलर्स जो कि आपको प्रॉपर्ली आने चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी समवट लोगों को इसमें मजा नहीं आता, दे फाइंड इट बोरिंग, पहले ही बता देता हूँ, है ना। ये इसीलिए आपको पसंद आएगा। इसमें आपको 2-4 चीजें अच्छी लगेंगी। वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, प्लेट टेक्टोनिक आपको अच्छी लगेगी, कॉर्डिनेटेड ड्रिफ्ट थ्योरी आपको अच्छी लगेगी, मतलब कुछ एक चीजें आपको अच्छी लगेगी। बट जब आप बहुत कोर एरियाज में चले जाएंगे तो आप सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द हैं। बट किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप हिस्ट्री को कहें कि फालतू की स्टोरीज है तो वो फालतू ही है। साइंस को कहें कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। सो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये बोरिंग ना लगे, है ना। कुछ ना कुछ इसमें मसाला डाल दिया करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ कोई रियल लाइफ की थिंग इसमें जोड़ दिया करेंगे कि ऐसा हुआ था किसी टाइम पे। क्लाइमेटोलॉजी में अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर के अलावा रेन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मजा आएगा आपको। सो जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी का ही पहले डिस्कशन करते हैं क्या है इसमें। मैं अभी सिर्फ आपके साथ सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूं, टॉपिक फिर पकड़ते हैं कोई ना कोई। जियोमॉर्फोलॉजी में आप सिंपल समझिए कि इसमें हमें सारे आपके जो फीचर्स हैं अर्थ के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने आज तक पहाड़ देखे हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में आप रहते ही हैं, प्लेटोज आप गए ही नहीं है एज सच,
महाराष्ट्र गया है कोई? नहीं गया है ना। औरंगाबाद गया, सिकंदराबाद गया, हैदराबाद नहीं गए। सो प्लेटोस। उसके अलावा ओशियन या सी, समंदर देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा समंदर अभी तक? देखना बहुत जरूरी है। सो माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोस, ओशियन, सी, और क्या होता है? रेगिस्तान देखा किसी ने? ये तो देखा है। कहाँ देखा ये? राजस्थान। कौन सी जगह देखा? अरे फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट आपने क्या क्या चीजें आज तक देखी हैं, है ना। माउंटेन देखे हैं, मनाली गए होंगे, ट्रांस हिमालय देखे हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, है ना। माउंटेन, हिल और पीक्स, इनमें फर्क होता है, ये हम लेटर ऑन देखेंगे। सो माउंटेन, प्लेन्स, अब मैं इंडिया के नॉर्थ से साउथ तक जो चीजें पाई जाती हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्थ टू साउथ। सो सिंपल माउंटेन्स है आपके पास, है ना। माउंटेन्स के बाद फिर आपके पास प्लेन आ जाते हैं, प्लेटो आ जाता है, डेजर्ट थोड़ा साइड में पड़ जाता है, देन ओशियन एंड देन डेजर्ट्स। प्लेट्यू पठार है, दिस इज पठारी क्षेत्र, दक्कन का पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू। एक मिनट, इसको भी हटाओ यार, और खज्जल हो जाओगे आप। सॉरी ऐसे नहीं, एक तो उसमें मजा नहीं आता। अरे कौन सा कलर आ गया? एक और हिमालय बना देते हैं यहाँ पे। हिमालय ऐसे ही सिचुएटेड है। तो सबसे पहले जो आपका टॉप पार्ट आता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। सबसे पहले जो आपके पास माउंटेन्स आते हैं, जिसको आप कहते हैं एक टाइप से ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस जो है, इनकी फॉर्मेशन आपके जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय और जो शिवालिक, उनसे पहले हुई है। ट्रांस हिमालय सिंपल समझिए, हम बात कर रहे हैं लेह लद्दाख रीजन की। यहाँ की पहाड़ियां बाकी पहाड़ियों से अलग है। यहाँ पे आपको बंजर पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ डस्ट स्टॉर्म आता है। वहां पे कोई आपको ऐसी खूबसूरत चीज देखने को नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट जो 2 लेक्स हैं। एक जब्बी मेट में नहीं आई है, किसमें आई है? 3 इडियट्स में आई है, पैंगोंग सो, और दूसरी है सो मोरिरी। 2 लेक्स के अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज देखने लायक नहीं है, एक्सेप्ट ले सिटी। ले सिटी अच्छी है। सो ये लद्दाख। उसके बाद आपके पास है कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, जहां पे आप कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालयस है। ग्रेट हिमालयस में आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी घाटियां देखने को मिलेगी, जैसे कश्मीर घाटी है। आपको यहाँ पे लेक्स अच्छी देखने को मिलेंगी, ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलेंगी, जैसे बूलर है, डल लेक है, यहाँ पे शिकारा चलते हैं। देन आपके पास आता है एक हिमालय जिसे कहते हैं मिडिल हिमालय, जैसे कि आपके कौन कौन से, धौलाधार हो गया, पीर पंजाल हो गया, यही कुल्लू मनाली, ये सब जगह घूमते हैं आप। या मिडिल हिमालय में और देखना है आपको तो कुमाऊं हिल्स की बात करेंगे, गढ़वाल हिल्स की बात करेंगे, मसूरी वगैरह नीचे आ जाता है। उसके बाद शिवालिक, सॉरी नैना देवी माता किधर है? शिवालिक। जितने भी आपके ये नियर बाय पहाड़ियां पड़ती हैं, जैसे होशियारपुर क्रॉस किया, चिंतपूर्णी आ गया, दैट इज शिवालिक, है ना। अनंतपुर साहब क्रॉस किया, सामने आ गया नैना देवी, शिवालिक। चंडीगढ़ से और भी शिवालिक है, चंडीगढ़ से आप ऊपर चढ़ गए सोलन की तरफ, वो भी शिवालिक। तो शिवालिक जो है, अब इन चारों में फर्क क्या है? यहाँ पे जो आपके पास वेजिटेशन है, इसको आप कहते हैं कि ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे
बारिश बहुत कम होती है, ऑल्दो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, बट यहाँ बारिश कम होती है। बारिश कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पे वाटर वेपर की जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है। ग्रेट हिमालयस, यहाँ पे अब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे कि जाफरान वगैरह की खेती की जाती है, यहाँ पे एप्पल वगैरह की खेती की जाती है, और टूरिज्म भी अच्छा है यहाँ पे, राइट। मिडल हिमालयस, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इजिली कोई भी यहाँ पे जा सकता है टूरिज्म एक्टिविटी के लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ऋषिकेश चले गए, वहां पे आपने बंजी जंपिंग कर ली, राफ्टिंग कर ली, और बहुत सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग भी करते हैं ना करें, अगर दिल हल्का है तो ना करें। मैंने अब तक नहीं किया, मेरे सारे दोस्तों ने राफ्टिंग की है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर रहता है कि मतलब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट पहले आ जाता है कि एज सून एज बोट चलेगी, बोट पलटेगी, कहीं पत्थर पे सिर ना लग जाए, है ना। दूसरा बड़ा डर है, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, हर किसी के साथ होना होता है, पर वही कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस हूं मैं इस मामले में। फिर पैराग्लाइडिंग में मुझे लगता है कि कहीं हवा में ही सांस ना रुक जाए, है ना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पानी से पंगा तब तक मत लीजिए जब तक आपको तैरना नहीं आता। उड़ारी तब तक मत मारिए जब तक आपके साथ में जो व्यक्ति है उसको पहले इंश्योर करिए कि इसने पैराग्लाइडिंग का लाइसेंस लिया है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं वहां पे रहता हूं तो वहां पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो नो सीखी है। जैसे मेरे को आती है पैराग्लाइडिंग, मैंने उसको सिखा दी, तो उसके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। जिसने अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेके पैराग्लाइडिंग सीखी है, उसी के साथ करिए। फिर एक होता है हिल क्लाइंबिंग, है ना, माउंटेन क्लाइंबिंग कराते हैं, उसके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डैम की नियर बाय मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नंगल डैम से हैं, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी एक इंस्टीट्यूट है वाटर स्पोर्ट्स का, तो उन्होंने उससे सर्टिफिकेट लिया है, तो उनको सीधा उठा के डैम के आसपास जो नहर होती है ना वहां पे फेंक देते हैं कि तैरो। फिर लाइफ जैकेट ऐसा नहीं है कि मारते हैं, बट वो अच्छे से तैराकी सीख चुके हैं, वो गोताखोर हैं, प्रॉपर गोताखोर है। ऐसा बाकी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पर गोताखोर है। सो उन लोगों का डर निकल चुका है, वो कर सकते हैं। और जिसने सर्टिफिकेट ले रखा है उसको पहले थोड़ा उड़ाया होगा, फिर थोड़ा और हाइट पे उठाया होगा। आप सीधा ही बीड बिलिंग से 17,000 फीट पे जाना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है ना। और उसमें फॉर्म भी लेते हैं कंसेंट कि अगर कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो दैट इज वाई टूरिज्म एक्टिविटी, रिक्रिएशन एक्टिविटीज बहुत होती है। शिवालिक में अगर आप देखेंगे तो ये भी टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर यहाँ पे लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन रॉक से बना हुआ है। ग्रेट हिमालयस की खासियत क्या है, ये ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कि उत्तराखंड में ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं एज कंपेरिजन टू, उल्टा लिख दिया मैंने, उत्तराखंड में ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं एज कंपेरिजन टू हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स है। पहाड़ों को अगर काट के भी रास्ता बनाया तो वो पहाड़ियां इतनी पक्की हैं कि वो गिरती नहीं है। और लाइमस्टोन रॉक्स जो हैं ये बहुत जल्दी इरोड होती है, चूना है पूरा का पूरा बह जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो आपको इंस्टांसेस देखने को मिलेंगे लैंडस्लाइड के, वो शिवालिक या फिर आपके उत्तराखंड हिमालयस में है, बट हिमाचल हिमालयस में ऐसा कुछ नहीं होता। अगेन वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड होता है उसकी इंटेंसिटी एज कंपैरिजन टू जो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उत्तराखंड में और वेस्टर्न घाट में जो हो रहा है लैंडस्लाइड, इसमें आपके पास जो है स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा मींस ये रॉक्स बनी किस चीज से है, तो यहाँ पे स्ट्रेटा मेंशन करते हैं ये। बट अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना। तो दोनों में अगर बात करें तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेटा कौन सा है, बारिश कितनी हो रही है, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। सो ये आपके हिमालयस के बारे में। नेक्स्ट आपके पास जो क्षेत्र आता है इसे कहते हैं हरित क्षेत्र, हरित क्रांति का क्षेत्र। यहाँ से आपके पंजाब हरियाणा प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग, चना भटूरा सब मिलता है ना, क्योंकि दिस इज एग्रीकल्चरली रिच रीजन। तो दिस इज प्लेन्स, और ये प्लेन बहुत बड़ा प्लेन है, दुनिया के सबसे बड़े मैदानी इलाकों में से एक है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। और अगर आपको और ज्यादा इसको देसी भाषा में बात करनी इंडिजिनस तरीके से, तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो दीज आर इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि ये
इंडस रिवर से लेके, मतलब अगर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की अगर हम बात करें, जब विभाजन नहीं हुआ था, जब देश पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ये लगभग आपका लाहौर से लेके लगभग बांग्लादेश तक जाता है ये। सो इसलिए इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इसको कहते हैं, क्योंकि इंडस रिवर्स में भी इसको डेल्टा यहाँ पे अपना प्लेन बनाती है, गंगा भी एंड देन ब्रह्मपुत्र भी। सो लगभग जो हमारे पास अभी अवेलेबल है दैट इज 2525 किलोमीटर इसका पूरा डिस्टेंस है। सो इट इज एक्सटेंडेड अप टू 25 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा हमारे पास एक एग्रीकल्चरली रिच रीजन है। अब नेक्स्ट है आपके पास पठार, जिसे कहते हैं पठार और माउंटेन में सिंपल इतना सा मीनिंग है, माउंटेन जो है बहुत ऊंचे होते हैं और माउंटेन की जो अपर पार्ट होता है वो हमेशा ऐसा कॉनिकल देखते हैं आप। इसको आप कहते हैं एक टाइप से कि दे हैव पीक्स, चोटियां होती हैं पहाड़ों की। बट अगर हम बात करें आपके पठारों की, तो पठार जो है समवट इसकी हाइट नहीं, पठार के लिए कुछ और कलर यूज करना चाहिए, रॉक्स के लिए ऐसा रहता है। पठार जो है इसकी हाइट 900 से 1200 जा सकती है, हद से हद, मतलब 900 भी ज्यादा कह दिया मैंने, 700 से 900 मैक्सिमम रहती है इसकी हाइट। तो ये 700 से 900 मीटर तक की इसकी हाइट रहती है पठार की। पठार का जो अपर पार्ट होता है हमेशा फ्लैट रहता है ना। सो ये फ्लैट लैंड होता है ऊपर पठार का। सो दीज आर दी प्लेटोज। अब प्लेटोज जो है आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में ही, जिसको कहते हैं रॉक्स, चट्टाने, है ना, रॉक साइकिल। तो रॉक्स 3 प्रकार की होती है, एक होता है सेडिमेंट्री, एक होता है मेटामॉर्फिक, तीसरा होता है इग्नियस, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्लेटो जो है मेटामॉर्फिक टाइप के होते हैं। मेटामॉर्फिक मींस जिसमें मेटामॉर्फिज्म चलता रहता है। इनको रूपांतरित चट्टाने भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, मिनरल्स। एंड दिस इज द मिनरल रिच रीजन ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो कॉपर है, आयरन है, चाहे आपके पास माइका है, मैंगनीज है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। और आयरन सबसे मेन, सारा का सारा यहीं पे पाया जाता है। तो प्लेटोस फेमस हैं किस लिए, खनिज पदार्थों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, उनके लिए बहुत फेमस है ये। अब प्लेटो जब क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक कोस्टल प्लेन आता है, तटीय मैदान भी आते हैं भारत में। मैंने अच्छा आपको नहीं करवाया है, वो मैं बोल रहा हूँ आपको पहले कराया हुआ है। ऐसे सिंपल समझिए कि प्लेटोस के बाद भी हमारे पास भारत में क्या आता है, कोस्टल प्लेन आते हैं। जैसे आपके ग्रेट प्लेन्स हैं, वैसे ही जो आपका कोस्टल एरिया है जहां पे समुद्र का तट लगता है, उसके आसपास भी प्लेन्स पाए जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु प्लेन्स। तो ये इस रीजन को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन, कि ऐसा मैदानी भाग जो कि समुद्र के तट के साथ लगता है। तो दीज आर दी कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बाद सीधा आपका समंदर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये यहाँ पे ओशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड ओशन जैसे स्टार्ट होगा इसको आप कहेंगे कि दिस इज दी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सो इसको समझ लीजिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लद्दाख, या सिंपल समझिए, अब लद्दाख तो अब अलग ही हो गया है ना, तो लद्दाख लिख सकते हैं आप। ये लद्दाख से लेके लगभग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बाकी इसके जितने भी आपके फैक्ट होते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वो हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। सो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये डायग्राम बनाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में बनेगा जब इंडियन ज्योग्राफी आप करेंगे। सो इसको आपने नीचे लिखना है जब भी, हाँ ये सबसे बड़ा रूल, जब भी आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो सुस्ती नहीं डालनी है। यू हैव टू मेक डायग्राम एवरीवेयर। ज्योग्राफी स्टूडेंट से मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी आ रहा है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन लिख रहे हैं, वहां पे भी आप मैप बना दें। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख रहे हैं, वहां पे भी मैप डाल दें। मैं ये कहता हूं कि जहां आपसे मैप डाल सकते हैं आप डालिए, आपको फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो खुश होगा इस चीज से कि आपने समय कम बर्बाद करते हुए सीधा मैप में ही सब कुछ शो कर दिया। सो मैप बहुत जरूरी है। तो जब भी आप मैप बनाते हैं तो नीचे लिखना भी है कि मैप है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डायग्राम बना दी, है ना।
अब एग्जामिनर देखेगा कि अच्छा कोस्टल प्लेन है, प्लेटोज है, उसको समझ में आ रहा है, बट इरिटेट किस चीज से होगा कि डायग्राम पर बनाया तो लिखो भी ना किस चीज के लिए लिखा है। सो डायग्राम के नीचे हमेशा लिखना है आपने जिस भी चीज का डायग्राम है। क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी, सिंपल फिजिकल ज्योग्राफी या फिर इंडियाज जियोमॉर्फोलॉजी। सो यही है हमारे पास फीचर्स। इसके अलावा एक मिसिंग है, दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में इतना कुछ नहीं, अच्छा राजस्थान के बारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते वो। प्लेन्स, प्लेटोस, कोस्टल प्लेन्स, हिमालयाज एंड उसके बाद फिर आपका समंदर। कौन सा समंदर है ये? इंडियन ओशन है ना आपके बिल्कुल साउदर्न टिप पे। सो दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी। अगर बना रहे हैं तो बना लीजिए। 6 मैसेज आए हैं इस पे। नांदेड़ श्री हजूर साहिब देखा है, वेरी गुड। बीकानेर देखा है, बहुत बढ़िया। बीकानेर जैसलमेर सबसे बेस्ट जगह है, दुबई जाने की जरूरत नहीं है, बीकानेर और जैसलमेर जाइए, बहुत बेस्ट जगह है, वहां पे भी सफारी कर सकते हैं आप। सो नेक्स्ट, स्ट्रेटा का मतलब होता है किस चीज से बना हुआ है, कंपोनेंट्स। मतलब कौन कौन सी रॉक से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। ग्रेट हिमालय जो है ना, इसकी जो रॉक्स हैं वो बनी हुई ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। ग्रेट हिमालयज आपका जैसे जम्मू कश्मीर है, अपर जो रीजेस है आपके उत्तराखंड की और हिमाचल की, जैसे कि आप अटल टनल क्रॉस कर गए, रोहतांग पास पहुंच गए, वो आपका ग्रेनाइट रॉक से बना है। हिमाचल में किन्नौर रीजन है, बहुत हाइट पे है, तो वो भी उसके साथ में तिब्बत लगता है, तो वो भी आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट है। फिर जो आपकी कुमाऊं हिल्स हैं, कुमाऊं की पहाड़ियां हैं, वो नेपाल के साथ टच करती है उत्तराखंड की, वो भी ग्रेनाइट से बना है। आपका जो नंदा देवी है, कैलाश पर्वत वगैरह जो है, या फिर आपका जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये सारे ग्रेनाइट के बने, नहीं तो टूट जाते, इतनी बर्फ गिरती है। ये ग्रेनाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप घरों में कहते हैं ना कि ग्रेनाइट लगा रखा है जी, वो नकली ग्रेनाइट है। आपके घरों पे जो पाया जाता है किचन में हर जगह ना, वो सिर्फ ग्रेनाइट की उसको शेप दी गई है, बट असली ग्रेनाइट बहुत महंगा बिकता है मार्केट में, सबको ठगाया जाता है। एक्चुअल में सही बताऊं तो एक्चुअल ग्रेनाइट अगर आपको चाहिए तो वो करोड़ों के हिसाब से उसकी वैल्यू मार्केट में। लाइमस्टोन अगर की बात करें शिवालिक में, तो शिवालिक में लाइमस्टोन के बहुत सारे प्लांट भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रोपड़ वाली साइड जाएं तो उससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके सोलन डिस्ट्रिक्ट में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, ऊपर एसीसी की फैक्ट्री है, और अभी तो अडानी ने खरीद लिया एसीसी को, तो अडानी सीमेंट हो गया वो। तो यहाँ पे सीमेंट के लिए भी यूज करते हैं, पहाड़ों को काट काट के वहां से लाइमस्टोन निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में ऐसा कोई है नहीं। उत्तराखंड के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा, उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, और इसको प्रॉपर पढ़ना है कि उसमें लिखी क्या क्या प्रोविजंस। आपके पंजाब की स्टेट वुमेन कमीशन की एक नई लेडी आई है, पहले कोई और थी, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी चिंता जताई है कि पंजाब में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब आप बहुत यंग है ना, आपके सामने मैं बात कर ही सकता हूँ। जो आजकल चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी चर्चा की है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक ये यूसीसी नहीं आ जाता तब तक सुधार नहीं हो सकता, है ना। विदाउट मैरिज कपल्स आपस में रह रहे हैं, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, या तो लड़की छोड़ जाती है या लड़का छोड़ जाता है। और ऐसा भी है कि जो पहले से मैरिड हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो उसके कारण बहुत सारे आप देख रहे होंगे आजकल क्राइम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर उत्तराखंड की तरह अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हैं तो उसमें प्रॉपर प्रोविजन है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप बिना शादी के भी रह रहे हैं तो रजिस्टर कराने के बाद अगर आप छोड़ के जाते हैं, जैसे लड़का छोड़ के जा रहा लड़की को धोखेबाजी करके, तो जैसे डाइवोर्स में होता है कि मेंटेनेंस देनी पड़ती, तो यहाँ पे मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और अगर इकट्ठे रह रहे हैं और सरकार को पता चलता है तो 25,000 का फाइन है, 2 महीने की 6 महीने की कैद है, ऐसा सा कुछ है। तो मतलब वो कानून अच्छा है, तो इसलिए उत्तराखंड बड़ा न्यूज में चल रहा है, ये बड़े लोग कह रहे हैं। और उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है, इससे पहले गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। तो ये भी याद रखिए, सिर्फ 2 स्टेट्स में है।
अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखा जियोमॉर्फोलॉजी में, और जियोमॉर्फोलॉजी में और भी चीजें हैं जैसे कि मल्टीपल हैं, मैं वो सिलेबस के साथ में डिस्कशन करूंगा। अब नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी, ये भी अच्छा पार्ट है। क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया आजकल, ज्यादातर जो क्राइम हो रहा है ना, किसी को मार दिया, किसी को उठा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो लव अफेयर, लव ट्रायंगल बहुत ज्यादा न्यूज में है। अरे एवरीडे ऐसा हो रहा है। सो इन चीजों से बचिए। क्लाइमेटोलॉजी में आप अगर देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में सिंपल हम देखते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर है क्या, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। फिर एटमॉस्फेयर के साथ साथ में यहाँ पे आता है एक शब्द दैट इज एरोसोल। जो आपने आज एयर पोल्यूशन किया उसी में एक एरोसोल आता है ना, एरोसोल हम पढ़ेंगे। फिर सबसे बड़ा जो आपके पास एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली है गैस दैट इज वाटर वेपर। मैंने आपको लिखवाया था एनवायरमेंट इकोलॉजी में कि लगभग 60% जो है एटमॉस्फेयर में जो पार्ट बनता है दैट इज ऑफ वाटर वेपर। और वाटर वेपर के फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स वाटर वेपर को प्रभावित करते हैं। एल्टीट्यूड पे वाटर वेपर कम हो जाता है, समंदर के आसपास से नजदीक जो है वहां पे इसकी वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा रहती है। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे किसी एरिया की ज्योग्राफी को प्रभावित करता है। हाई इंसोलेशन, कम इंसोलेशन, मिडिल में रहने वाली इंसोलेशन। उसके अलावा आपके पास एक है प्रेसिपिटेशन, पहले आएगा कंडेंसेशन, बादल कैसे बनते हैं। फिर इसी से आ जाएगा टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं। प्रेसिपिटेशन, बारिश या वर्षा। रेनफॉल कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओरोग्राफी क्या है, कन्वेंशनल है, डिफरेंट टाइप के रेनफॉल। उसके अलावा फिर इसमें आता है आपके पास पार्ट, और क्या आता है इसमें, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और ह्यूमिडिटी कैसे प्रभावित करती है किसी एरिया को। सो मल्टीपल फैक्टर्स है वैसे, बट सिंपल क्लाइमेटोलॉजी में ये मेन टॉपिक्स हैं। देन हाँ, क्लाइमेटोलॉजी में सबसे मेन आप बता ही नहीं रहे, प्रेशर बेल्ट्स है इसमें। प्रेशर बेल्ट्स, डिफरेंट टाइप की प्रेशर बेल्ट्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, लोकल, ग्लोबल या फिर रीजनल विंड्स, है ना, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सो विंड्स। उसके बाद ओशनोग्राफी में जो नेक्स्ट आएगा दैट इज, नेक्स्ट इज ओशनोग्राफी, जहां पे ओशंस की बात आप करते हैं, समंदरों के बारे में आप पढ़ते हैं, राइट। सो ओशनोग्राफी में यू हैव क्या कहते हैं उसको, डीप एबेसल प्लेन्स, या भाई जैसे आप कहते हैं कि आपके समंदर के नीचे की सतह पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि मान लीजिए ये अगर आपका लैंड एरिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये आपका केरला है, केरला की कोस्ट है, ये केरला का तट है, समुद्री तट है, इसके आगे जो समंदर स्टार्ट हो गया, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि समंदर के नीचे कुछ नहीं है, बट देयर इज अ लैंड जो कि समंदर के नीचे पाया जाता है। डीप इनसाइड द ओशन देयर आर रिलीफ फीचर्स, तो इसे कहते हैं ओशन रिलीफ फीचर्स, ओशन के नीचे पाई जाने वाली फीचर्स या फिर विशेषताएं, इसे कहते हैं डीप ओशन रिलीफ फीचर्स। फॉर एग्जांपल ओशन के नीचे प्लेन्स पाए जाते हैं जिनको एबेसल प्लेन्स कहते हैं, मतलब जैसे आपके, मैं इसको पहले अरेंज कर देता हूं फिर समझाता हूं। सी माउंट एबेसल प्लेन्स, देन इसमें आएगा क्या कहते हैं उसको, गायोट या गेओट। जैसे आपने देखा ना अभी रिसेंट पीछे भारत का जो आपने देखा भूगोल, ये जो आपने देखा क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, आपने देखा कि लैंड के ऊपर माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेटोज होते हैं, कोस्टल प्लेन होते हैं। अब हम चलते हैं समंदर के नीचे। अगर आप
डीप ओशन के नीचे जाए तो डीप ओशन के नीचे भी प्लेन एरिया आता है। मतलब यहाँ पे जैसे लैंड के ऊपर प्लेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स, तो यहाँ पे प्लेन्स भी पाए जाते हैं। ओशन के नीचे कुछ एक माउंटेन्स भी पाए जाते हैं जिनको मिड ओशनिक रिजेस भी कहते हैं, या फिर इनको सिंपल सी माउंट भी कहते हैं, इनको सी माउंट कहते हैं। तो ओशन के नीचे भी पहाड़ियां पाई जाती है, राइट। ओशन के नीचे भी देयर इज प्लेटो लाइक फीचर जो कि ऊंचा होता है, बट उसका जो ऊपर का पार्ट है वो फ्लैट रहता है, उसको आप कहते हैं गायोट, GYOT, गायोट। सो देयर आर मल्टीपल फीचर्स जो कि समंदर के नीचे भी पाए जाते हैं। मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बाद में दिखा दूंगा कि क्या क्या है ना, बट अभी सिंपल समझिए कि समंदर के नीचे भी, समंदर की सतह के नीचे भी देयर आर रिलीफ फीचर्स, कुछ एक ऐसे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे जो लैंड के ऊपर है। ये बाद में पता चला जब आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, है ना। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जब अटलांटिक के ऊपर जब उन्होंने अमेरिका से यूरोप के बीच में टेलीग्राफ की तार बिछाने की सोची, तो उनके दिमाग में ये था कि ऐसी नदी होती, नदी के नीचे बड़ी पहाड़ियां, कोई ऐसे प्लेन्स कुछ नहीं होता, हमें लगता कि पूरा का पूरी सतह एक बराबर प्लेन है। जब उन्होंने तार फेंकी तो उन्होंने देखा कई जगह पे तो बहुत ज्यादा डीप खाइयां हैं, जिसको आप कहते हैं ट्रेंच। तो यहाँ पे ट्रेंच भी पाई जाती है। कई जगह उन्होंने देखा कि जो तार है बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है खाई में, कई जगह उन्होंने देखा कि जो तार है वो किसी चीज के साथ फंस गई हुई है ना। इन पहाड़ियों के इर्द गिर्द वो तारें फंसती गई, तो उनको लगा कि नहीं, नीचे तो पहाड़ियां भी है। फिर धीरे धीरे उन्होंने आगे जब देखा तो यहाँ पे गायोट नाम की चीज भी थी, तो उन्होंने धीरे धीरे जब वो तार बिछाते गए तो उन्होंने समंदर के नीचे देखा कि समंदर सिंपल नहीं है, प्लेन नहीं है, समंदर में देयर आर मल्टीपल रिलीफ फीचर्स, है ना। कहीं पे खाई आती है, कहीं पे माउंटेन आता है, कहीं पे आपका ये प्लेटो लाइक फीचर आता है, कई जगह पे कंटिन्यूअस माउंटेन्स आते हैं जिनको आप कहते हैं कि दीज आर मिड ओशनिक रिजेस, जो कि 75,000 किलोमीटर तक लंबे हैं। अगर आप पूरे दुनिया के पहाड़ मिला देना जो आपको लैंड के ऊपर दिखते हैं, उनकी भी रेंज 75,000 किलोमीटर नहीं है, बट समंदर के नीचे जो पहाड़ियां पाई जाती हैं दैट आर, मतलब उनकी जो रेंज है बहुत लंबी है। एक होता है एक माउंटेन होना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अन्नपूर्णा और ये है आपका माउंट एवरेस्ट, तो इसको आप कहेंगे कि सिंगल माउंटेन। बट जो कंटिन्यूस रेंज चलती है उसको आप बोलते हैं माउंटेन रेंज, श्रृंखला, है ना। कंटिन्यूस श्रृंखला का मतलब है सीरीज ऑफ माउंटेन्स। सो ये कह रहे हैं कि समंदर के नीचे भी ऐसी कंटिन्यूस माउंटेन्स देखने को मिलती हैं जिनको आप कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस, और इनकी लंबाई अगर प्रॉपर देख के चले तो पूरे वर्ल्ड में लगभग समंदर के नीचे 75,000 ऐसी पहाड़ियां पाई जाती हैं जो कि लैंड के ऊपर भी नहीं है। अब आप कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है ये 8848 मीटर ऊंचा है ना। 8848 है, और सेम ही है, 48 ही है। जब मैंने 48 पढ़ा तो मैं 48 ही पढ़ाऊंगा, अब उसको 10 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, बस सिंपल लेके चलिए कि लगभग 9 किलोमीटर के अराउंड, है ना, अप्रोक्सीमेट। हम कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, है ना। बट हमारा वो एक टाइप से क्या कह सकते हैं उसको, विडंबना है, या फिर हमारा वो एक टाइप से मिथ है। अगर आप समंदर के लेवल से देख के चले तो ये कुछ भी नहीं है। समंदर के नीचे जो पहाड़ियां पाई जा रही हैं, क्योंकि मेन सी लेवल हम मीन सी लेवल से लेते हैं। अब मीन सी लेवल का मतलब क्या है, ये सबसे ऊंची आपके समंदर की लहर है, तो यहां से हमारा मीन सी लेवल शुरू होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना कि अपना जलंधर मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, 350 से 400, 350 होगा आई थिंक। अगर आप MSL में देखेंगे तो 350 मीटर आप समंदर तल से ऊपर है। आप समंदर से ज्यादा दूर, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, आप सिर्फ 350 मीटर ऊपर है। समंदर आप तक पहुंच सकता है, जो मैं आपको सुबह कह रहा था, 6th मास एक्सटेंशन में पानी पहुंच जाएगा आप तक, नॉट मतलब अ बिग थिंग। अब मान लीजिए आप बैठे हुए हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर, बट माउंट एवरेस्ट पे बैठना भी रिस्की होगा उस टाइम पे, क्योंकि मल्टीपल जगह पे अर्थक्वेक्स हो रहे होंगे, तो वो माउंट एवरेस्ट गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा, है ना। सो हम मीन सी लेवल रह रहे हैं यहां से, बट समंदर कितना गहरा होता है। समंदर में आपकी जो मैरियाना ट्रंच है ना, उसकी प्रॉपर अभी तक किसी को लेंथ मालूम नहीं है ना।
अप्रोक्स बोलते हैं कि इतना ज्यादा मतलब नीचे है, तो वो मीन सी लेवल से भी बहुत ज्यादा डाउन है। तो अगर आप समंदर के नीचे की पहाड़ियां देखें ना, तो वो इससे भी ज्यादा गहराई पे है और इससे भी ज्यादा कहीं ऊंची है। 12,000 किलोमीटर है, सॉरी 12,000 मीटर है एक माउंटेन, उसके बारे में लेटर ऑन देखेंगे। तो समंदर के बिल्कुल डाउन पार्ट से जो पहाड़ियां हैं वो 12,000 मीटर पे है। आप अब इसके बाद ऊपर हाइट की अगर बात करें तो ये तो इसका आधा भी नहीं बनता। मतलब प्रॉपर अगर हम यहां से लेके चले हाइट को, तो ये जो लैंड के ऊपर पहाड़ियां पाई जाती है उससे भी ऊंची पहाड़ियां समंदर के नीचे। समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। फैदम एक मेजरमेंट का मेथड है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं कि एकदम से गायोट क्या होता है, ये चीज क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं तो कहता हूँ कि समंदर जितना इंटरेस्टिंग है उतना लैंड इंटरेस्टिंग नहीं है, बट समंदर के नीचे जाने के लिए हौसला चाहिए। अगेन वही बात है। और डीप सी के नीचे मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ओशन करंट्स, यहाँ पे एक फिनोमिना आता है ओशन करंट्स। पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली लाइन का नाम इक्वेटर। ऊपर बन गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे बन गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पृथ्वी बिल्कुल ऐसी नहीं है, पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है, लगभग 23 डिग्री 23 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी जो है टिल्टेड है अपने एक्सिस से। इसलिए दिन रात में फर्क होता है। आपका एक लीप ईयर भी आता है, वो सब कहानी बाद में करेंगे। बस सिंपल समझिए कि सूर्य की किरणें सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं। एवरी डे यहाँ पे डायरेक्ट इंसिडेंट होती है सनलाइट। तो सबसे ज्यादा हीटेड एरिया, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो इसके नियर बाई कोई भी करंट चलेगा तो उसको आप कहेंगे दिस इज वार्म करंट, गर्म समुद्री धारा। अब ये जो एरिया है ये है पोल्स। पोलर एरिया जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, स्लांटिंग पड़ती हैं। तो यहाँ पे कम समय के लिए सनलाइट प्रेजेंट रहती है। सनलाइट कम प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट नहीं रहती एंड ह्यूमिडिटी भी नहीं है। ह्यूमिडिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर जो है कम रहता है। सो दैट इज व्हाई इस एरिया में आपके पास जो करंट आएगा दैट इज कोल्ड करंट, जिसे आप कोल्ड ओशन करंट कहते हैं। दिस इज कोल्ड करंट। सो कोल्ड करंट जो है, अब सिंपल समझिए, अब आपको दो चीजें समझनी है। मतलब साथ साथ में सब कुछ मिक्स हो रहा है, बट समझते जाइए जो मैं कह रहा हूं। ज्योग्राफी सभी की सभी इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, आपका ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। दिस इज लो प्रेशर एरिया, दिस इज हाई प्रेशर एरिया। जहां पे आपका टेम्परेचर हाई होता है ना, वहां पे प्रेशर हमेशा कम रहेगा। दिस इज द फिनोमिना, राइट। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम रहेगा, है ना। सो ये आपका सिंपल फिनोमिना चलता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो दिस इज द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, दिस इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड दिस इज द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। अब दूसरा रूल समझ लीजिए, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ को बहती है। तो हाई प्रेशर एरिया से करंट लो प्रेशर एरिया को आना शुरू करेंगे, अगेन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, ये पहला मेथड। अब मैंने ये विंड की बात की है, अब मेरे को इसमें आपसे यही उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। ये बात हुई है विंड की, मेरे साथ बहुत लड़ते हैं बाद में कि विंड और एयर में आपने खच्चल कर दिया। अब आते हैं एयर पे। हवा और पवनों में फर्क होता है, विंड और एयर में फर्क होता है, याद रखिए। पवन का मतलब ये है जिसका हमेशा डायरेक्शन सेम रहता है ना, जिसको आप कहते हैं ग्लोबल विंड्स। विंड्स में और एयर में फर्क होता है, वायु और पवन में बहुत फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास सिंपल, आप घर में पतीला लेते हैं चाय बनाने के लिए या पानी गर्म पीते हैं आजकल सर्दियों में, तो आपने पतीले में क्या रखा, पानी। पानी को कर दिया आपने गैस करके ऑन,
गर्म करने के लिए। अब जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी पानी उबलता जाएगा, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटती जाएंगी, पानी के भाप ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, राइट। अब वो जो वेपर्स ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, पानी का जो सिंपल समझिए फिनोमेना कि पानी इवेपोरेट होना शुरू हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आपने पानी उबालने को रखा, ऊपर से आपने ढक्कन दे दिया, लिड उसके ऊपर लगा दिया, पानी के बाष्प उड़ रहे हैं पर वो ढक्कन के साथ चिपकते जा रहे हैं, और वो तब तक चिपकते रहेंगे जब तक वो एक पानी की बूंद नहीं बन जाती। और जैसे ही पानी की बूंद ये हैवी हो जाएगी, ये नीचे ही गिरेगी वापसी, है ना। तो पूरा का पूरा आपका क्लाइमेटोलॉजी यही है कि जब जब हीट गर्म होना, जैसे जैसे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी आपकी लैंड के ऊपर, तो आपकी हवा में जितना भी वाटर वेपर है वो लैंड हीट होने के कारण ऊपर की तरफ को राइज होना शुरू कर देगा, ये राइज करेगा। अब राइज करने के बाद तीन फैक्टर लगते हैं, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, दूसरा कोरियोलिस फोर्स लग रही है, और तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसके कारण क्या है, ये हवा फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, ये ऊपर की तरफ को स्ट्रेट जाना चाहती है, पर पृथ्वी क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, कोरियोलिस फोर्स लग रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, वो बाद में देखेंगे फैक्टर्स है। अब ये हवा जो है ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ये बाद में इस साइड को मूव कर जाएगी, यहाँ की हवा इस साइड को मूव कर जाएगी। सो इसी प्रोसेस को बाद में पढ़ेंगे आप, पर सिंपल समझिए कि क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, आपका लैंड गर्म हुआ, लैंड गर्म होने के बाद आपके एयर में वाटर वेपर है, मॉइस्चर अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है तो मॉइस्चर के कारण वो ऊपर की तरफ को हवा जाएगी, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शनल राइज। जो मैंने आपको पतीले का एग्जांपल दिया, जो आप पानी गर्म कर रहे हैं और हवा, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका वाटर वेपर ऊपर की तरफ को राइज करता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल राइज ऑफ एयर। वो कन्वेक्शन के कारण ऊपर की तरफ को राइज कर रहा है, क्योंकि हीटिंग के कारण ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब लिड के ऊपर जैसे वो आपके वाटर वेपर अटैच होते जाएंगे, वाटर वेपर अटैच होते होते पानी की बूंदें बन जाएंगे। आप जैसे ढक्कन हटाते हैं उसमें से पानी की बूंदें गिरती हैं, और पानी की बूंदें कब गिरेंगी, जब उसका जो वाटर वेपर है या जो बबल है उसका साइज बहुत हैवी हो जाए और वो अपने आप को अकोमोडेट या फिर अपने आप को एयर में सस्पेंडेड नहीं रख सकता। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एक टाइप से। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया उसको मिलता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होने के बाद उतना हैवी हो जाएगा कि उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। तो जो ये वाटर वेपर राइज कर रहा है और ऊपर जाके बादल बना रहा है, इसको कहते हैं आप कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप देखते हैं मल्टीपल टाइप्स के बादल हैं, आप बाद में देखेंगे, बट बादल वही बारिश करता है जो निम्बस होता है या फिर क्यूमुलोनिम्बस होता है। नॉर्मल ये जो सफेद बादल आप देखते हैं ये धुएं से बनते रहते हैं, पहाड़ों में डेली बनते रहते हैं, पर बादल वही बारिश करता है जो क्यूमुलोनिम्बस है, मतलब जिसमें प्रॉपर तरीके से वाटर वेपर्स बन चुके हैं, जो पानी हैवी हो चुका है, मतलब वो रेन के ड्रॉप्स बन चुके हैं, बूंदे बन चुके हैं। जब वो बूंदे बहुत हैवी होंगी तो उनको नीचे गिरना पड़ेगा, वो हवा में नहीं सस्पेंडेड रह सकती, लटके हुए नहीं रह सकती बादल के साथ, तो उनको नीचे आना पड़ेगा। जब वो नीचे आएंगी, अब डिपेंड करता है नीचे एरिया कौन सा। अगर एरिया आपका प्लेन एरिया है तो यहाँ पे बारिश होगी। अगर आपके इस एरिया में ठंड है, ठंडा एरिया है, तो जैसे पानी नीचे गिरेगा धीरे धीरे वो आइस बनना शुरू हो जाएगा या क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, तो वो ओले गिराएगा, है ना। यही अगर फिनोमिना होता है हिमालयस में, तो वो बर्फ जो है वो पानी ऊपर से पानी गिर रहा है बट नीचे टेम्परेचर इतना डाउन है कि वो बूंदे जो है पानी की वो बर्फ की फॉर्म में नीचे गिर रही है। तो इसको कहते हैं हम मल्टीपल टाइप्स की प्रेसिपिटेशन। सो कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, ये पूरा का पूरा मेथड है। थोड़ी सी उठी हुई है, मैं कराऊंगा बाद में आपको। आपकी जो पृथ्वी है ना, अगर मैं प्लेन लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी प्लेन एरिया पे पृथ्वी को, या फिर हम ग्लोब रखते हैं ग्लोब को, तो ग्लोब हमेशा सीधा नहीं होता, ऐसे होता ना, तो टिल्टेड है थोड़ा सा, वो उठा हुआ है, अपने प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ है, 23.5। इसलिए आपके जो दिन रात वाला फिनोमिना है, या फिर आपका जो ये जीएमटी पढ़ेंगे तब मैं करा दूंगा आपको। मैरियाना ट्रेंच सिंपल समझिए, मैंने आपको अभी बताया कि समंदर के नीचे एक टाइप से भूमि है, सतह है, एक सरफेस है, उस सरफेस के नीचे भी खाई है। फॉर एग्जांपल आपने खाई देखी पहले कभी? कहाँ देखी? आपने नहीं देखी होगी ना। सबसे बड़ी जो खाई है पूरे इंडिया की, वो देखी है? पूरे वर्ल्ड की देखना भी मत ग्रैंड कैनियन है एक तो, है ना, एक और है, वो मैं आपको करवाऊंगा जब आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। खाई का मतलब क्या है कि एक ऐसी गोर्ज या ऐसी खाई जो कि
बहुत ज्यादा डाउन में है ना। जैसे पहाड़ों में देखते हैं आप खाइयां, जैसे आप कह रहे हैं, वो छोटी मोटी खाइयां हैं। जो खाई है वो 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 50 किलोमीटर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो है कहाँ पे, राइट। वैसे ही समंदर के नीचे ना, फॉर एग्जांपल ये एरिया है, अब इसको समझिए। मैं मान लेता हूं कि समंदर का सबसे जो नीचे वाला जो आपका एक टाइप से, एक मिनट यार बहुत हो गया ये, कुछ और बनाते हैं। आज आप समझिए, सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, फिर जब स्टार्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट फिर तो समझते जाएंगे साथ साथ में। दिस इज, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि ये केरला है ना, दिस इज केरल। आप यहां पे खड़े हैं, ऐसे बनाते हैं। आप यहां पे खड़े हैं, समंदर देख रहे हैं, मजा आ रहा है आपको कि वाह समुद्र की लहरें कितनी सही हैं, है ना, क्या नजारे हैं। यहां से समंदर की पहली लहर आ रही है, आप बीच पे खड़े हैं, आपको लग रहा है कि जितना मैं समंदर देख रहा हूं उतना ही समंदर है, बट समंदर जो है आगे आगे आपका बढ़ता जा रहा है। आप समंदर में जब घुसते हैं ना, तो यहाँ से आप ऐसे यहाँ तक जाते जाते हैं, तो यहाँ तक लैंड एरिया है आपका। मान लीजिए दिस इज द लैंड एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। यहाँ तक आपका लैंड एरिया होता है। धीरे धीरे समंदर जो है वो गहरा होता जाता है आगे आगे। अब आप सिंपल समझ के चलिए कि समंदर का जो पार्ट है, या जो आपका ओशन, या फिर सिंपल कह सकते हैं आपका जो ओशन फ्लोर है, वो धीरे धीरे यहाँ पे गहराई बढ़ती जा रही है। मैं इस गहराई को मान लेता हूँ कि दिस इज द लास्ट गहराई, है ना, इसके नीचे सतह नहीं है। और बीच में मैं कुछ चीजें यहां से इसको और ले जाते हैं आगे, है ना। ये समुद्र की गहराई बढ़ती जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 20 फीट थी, अब जाते जाते ये 100 फीट हो रही है, इसके बाद ये 200 फीट हो रही है, फिर कुछ ये 200 मीटर पे चली जा रही है ना। अभी पूरी की पूरी आपकी लैंड एरिया, यहाँ पे मान लीजिए ये 300 मीटर मैक्सिमम इसकी गहराई है, यहाँ तक लैंड है। सडनली आप देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा गहरी खाई आ जाती है। इसको आप कहते हैं कि दिस इज अ ट्रेंच। इतनी ज्यादा गहरी होगी, दिस इज ट्रेंच, है ना। अब ट्रेंच के नीचे अगर आप जाना चाहें तो क्या होता है, प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मैंने बताया जहां पे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर गिरेगा। ये फिनोमिना है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है कि गहराई ज्यादा है, जितना नीचे तक जाते जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, ब्लड वेसल्स फट जाएंगे। तो इसलिए ज्यादातर लोग यहां जाना नहीं चाहते, सोचे भी ना इस बारे में। तो ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेके, अब देखिए ऐसे बन रहा है आपका। तो यहां पे आप खड़े थे, है ना। अब आप यही पढ़ रहे हैं आजकल अपने सी सेट में, है ना। कितनी गहराई होगी, मान लीजिए क्रस्ट ही आपकी 200 मीटर की है, उसके नीचे कितना लगाएं इसको, 10,000 मीटर लगा लेते हैं चलो, है ना। 10 किलोमीटर तो नीचे गहराई है। तो यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हैं कि ये इसका मीन लेवल था, मीन लेवल जहां पे सरफेस है, समंदर का सरफेस है, जिसे आप कहते हैं ओशन फ्लोर। समंदर के नीचे की जो सतह होती है उसको ओशन फ्लोर कहते हैं। ओशन फ्लोर, किस समंदर का ये फ्लोर है ना। तो दिस इज ओशन फ्लोर। तो इतनी ज्यादा गहराई होती है, तो उसे कहते हैं ट्रेंच। तो यहाँ पे खाइयां भी हैं और साथ साथ में यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है जी, है इंटरेस्टिंग नहीं है, अभी पिक्चर्स जब आएंगी तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। सर कोरल रीफ भी पाए जाते हैं, बिल्कुल कोरल रीफ भी पाए जाते हैं। ट्रेंचेस मेड बाय टेक्टोनिक प्लेट, बिल्कुल सबडक्शन से बनती हैं। ओशन से अलाइन होता है, बहुत सही। यहाँ पे टाइड्स भी आते हैं, ट्रेंचेस भी है, सुनामी भी है, स्ट्रीम्स भी हैं, साइक्लोन, करंट, प्रेशर। सर एनवायरमेंट के नोट्स कब तक आ जाएंगे, अभी अपलोड करवा देंगे, ठीक है। सो ये है फीचर्स आपके पूरे के पूरे फिजिकल ज्योग्राफी में जो आप देखते हैं, क्लाइमेट में, ओशन में और दूसरे में। सो ये आपके पार्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ एक हैं जो डीप ओशन में रहते हैं। अभी आपने ऑयल फिश का देखा ना, बहुत डाउन रहती है,
तो वैसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कुछ अनएक्सप्लोर्ड भी है ना, इंसान गया ही नहीं इससे नीचे। ऑब्जेक्ट डालते, ऑब्जेक्ट भी मशीनें भी काम खराब कर देती हैं, चलती नहीं है नीचे जाके, या फिर नीचे गिर जाती है, वापिस ही नहीं आती। सो बहुत सारे, जैसे एक आपकी मैरियाना ट्रेंच है, मिंडानो ट्रेंच है, और इंडियन ओशन की सबसे बड़ी ट्रेंच क्या है? सुंडा ट्रेंच। हाँ, तो सुंडा ट्रेंच भी है। अब आपको करना चाहिए आई थिंक सिलेबस का डिस्कशन, है ना। यहाँ तक जो मेरे को लग रहा था, जो चीजें आपको बतानी चाहिए। विंड एंड एयर में मैं आपको समझा सकता हूं, बट वो बहुत लंबा चला जाएगा। प्रेशर बेल्ट जब पढ़ेंगे ना, सिंपल समझिए कि इक्वेटर के नियर बाय चलने वाली हवाएं और ऊपर नॉर्थ पोल के पास, साउथ पोल के पास चलने वाली हवाएं, इनमें डिफरेंस है। एयर जो है एवरीडे का फिनोमिना है ना। हवा एवरीडे का फिनोमिना है, डेली हवा का अलग अलग रुख रहता है। विंड जो है, फॉर एग्जांपल जैसे आप वेस्टर्ली की बात करते हैं, या पोलर ईस्टर्ली की बात करते हैं, या फिर ट्रेड विंड की बात करते हैं, ये परमानेंट विंड्स हैं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ऐसे नहीं कि आज ईस्ट की तरफ उसकी हवा का फ्लो है तो कल वेस्ट हो जाएगी। दीज आर परमानेंट विंड्स, सिंपल इतना समझ के चलिए। एयर क्या है, उसका रुख बदल सकता है, क्योंकि वो एवरीडे का फिनोमिना है। कभी हवा की, आप देखते हैं कल बहुत ज्यादा हवा फास्ट थी, है ना, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही थी, तो वहां की ठंडी हवाएं यहाँ पे आ रही थी गर्म एरिया की तरफ, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ को सिंक करती है। ये भी फिनोमिना है ना। फॉर एग्जांपल आपका एसी है, एसी हमेशा हवा नीचे की तरफ को मारता है और गर्म हवा बाहर फेंकता है ना। तो ये है, फॉर एग्जांपल आपने रूम पे, पूरा रूम क्लीन, पूरा का पूरा ठंडा है रूम, 24 क्या 18 डिग्री पर टेम्परेचर चला रखा है आपने, ये एसी भी ऑन है, ये भी ऑन है। डोर खोलिए, सारी ठंडी हवा बाहर जाने की कोशिश करेगी और गर्म हवा अंदर आने की कोशिश करेगी। अरे एवरीडे के फिनोमिना से, प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। तो आप इसमें लिखिए, आप सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस, अब ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपके यूपीएससी मेंस, प्री, पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब में ये आना ही आना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेवेंडर। मेरे को ब्लू कलर वैसे अच्छा लगता है, बड़ा दुनिया ही सतरंगी है तो सारे रंग पसंद आने चाहिए, बट इसमें लिखने में मजा नहीं आता। ब्लैक ठीक रहता है, उसमें भी सही दिखता है, स्क्रीन पे भी। तो सिलेबस ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी जो है आपके कौन से जीएस में आती है? जीएस पेपर 1 में आती है। सो जीएस पेपर 1 कौन सा पेपर होता है ये? इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। वेरी गुड, इनको याद है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि जीएस 1 2 3 4 में क्या आता है ना। सो जीएस 1 इसके पेपर में आता है ये, या फिर जिसे पेपर 1 भी कहते हैं आप एक टाइप से। ऐसा कहते हैं, और मैं भी यही चीज मानता हूं कि जब भी आप यूपीएससी की या प्रीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री के हिसाब से तैयारी मत करिए, मेंस के हिसाब से तैयारी करिए। मेंस की तैयारी है तो प्री तो ऐसे निकाल देंगे आप, ऐसे ही नहीं पढ़ के, है ना। सिलेबस करवा दिया वो अलग बात है, आपको खुद रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। कम से कम प्री से पहले एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन तो लगाने ही है, बट 10 आपने फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, या फिर 5 सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ ज्योग्राफी के ही 5 टेस्ट लगाए, 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर, या फिर जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज, और 5 फुल लेंथ जिसमें सारा ही सिलेबस आता है ना। सो फुल लेंथ 1000 होना चाहिए। वैसे आपको सेक्शनल टेस्ट जो है वो लगभग, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में, तो वैसे 10 टेस्ट लगा लो तो 1000 क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के। वैसे सभी सब्जेक्ट के 1000 लगा के एंड में फिर 1000 क्वेश्चन कौन से लगाने हैं आपने? फुल लेंथ, जिसमें सारा सिलेबस होता है। फिर क्या हो जाएगा? पेपर क्लियर हो जाएगा। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे किताबें पढ़ते रहेंगे, जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको एमसीक्यू सॉल्व करते करते ट्रिक पता लग जाएगी, एग्जामिनर कैसे आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है।
सो जीएस पेपर 1, इसमें पेपर 1 इसे कहा जाता है मेंस में। तो पहला जो इसमें है पार्ट, दैट इज salient features of world physical geography। तो पहला जो इन्होंने मेंशन कर रखा है उसमें कि व्हाट आर दी salient features of वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इसका सिंपल मीनिंग ये है, लिटरल मीनिंग ये है कि आपकी जो पूरे वर्ल्ड में जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, बता दिए मैंने आपको सारे। चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो प्लेटो है, प्लेन है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो हम लेटर ऑन देखेंगे। इस्थमस भी होता है ना, ट्रेंचेस आपने देख ली, फिर आपके पास डेजर्ट्स हैं, मल्टीपल टाइप के डेजर्ट्स हैं। सो सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या है, जहां पे माउंटेन, जहां पे पर्वत हैं, पठार हैं, आपके पास मैदानी भाग हैं, ग्रासलैंड्स हैं, है ना, हर एक चीज जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में आती है, जो आपको फिजिकली दिखती है ना, आपके सामने वो चीजें दिखाई देती हैं। सो इसमें जितने भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर प्लीज एनवायरनमेंट के नोट्स सेंड कब होंगे जी, क्योंकि अब तो क्लासेस भी खत्म हो गई हैं। एनवायरनमेंट की प्लीज, अरे यार मैंने उनको बोला है मैम को, वो अपलोड कर देंगे आपके नोट्स। नोट्स का बड़ा पंगा है। अब मैं ऐसा करूंगा, जो आपके क्लास हुआ करेगी ना ज्योग्राफी के, नाल दे नाल ही उस दिन के नोट्स तभी भेज दिए, तो आप भी परेशान ना हो, मैं भी परेशान ना हूं। सो सैलिएंट फीचर्स में आपके जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटोज है, कोस्ट है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, वेसल प्लेन, जो भी मैंने आपको बताया, सारे के सारे आपके सैलिएंट फीचर्स में आते हैं। सेकंड है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिलेबस लिख लो साथ साथ में ना, क्या क्या सिलेबस का पार्ट है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग एशिया एंड साउथ एशिया, इंक्लूडिंग एशिया एंड साउथ एशिया, इंक्लूडिंग एशिया एंड साउथ एशिया। इसी के साथ लिखिए कंटिन्यू में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, distribution of industries and factors affecting the distribution of industry। सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कह रहा है एग्जामिनर, इसमें क्या पूछना चाहता है आपसे। वापस चलो, यहां पे लिखा आपने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोयला कहाँ पे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कोयला, आयरन कहाँ पे मिलता है, सबसे बेस्ट स्टील के लिए काम कौन कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड है। तो सिंपल इसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे लिखवाया आपसे इंक्लूडिंग एशिया एंड साउथ एशिया, ना पूछता है एशिया ना पूछता है साउथ एशिया, ठीक है। उनका फोकस होता है सिर्फ इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा रीजन सबसे बेस्ट आपका रीजन है, जहां पे सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। चाहे वो आयरन हो, चाहे वो आपका कोल हो, मैंगनीज हो, कॉपर हो, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री यहाँ पे। सो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज, सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन इस रीजन में मिलते हैं। और इनके साथ खेला क्या खेला जाता है, दे आर लीस्ट डेवलप्ड, क्योंकि ये
इंडस्ट्री का रूल है, जहां पे रिच रिसोर्सेज है उनको गरीब रखा जाए, उनको कम बढ़ाया जाए, ताकि वो प्रोटेस्ट ना करें, है ना, कॉमरेड ना बन जाए, कम्युनिस्ट ना बन जाए। सो इसीलिए इनको लीस्ट डेवलप्ड रखा गया है। सो यहाँ पे ज्यादातर कोयला निकाला जाता है, आयरन इंडस्ट्री है, जमशेदपुर टाटा वहां पे स्टील बनाया जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यहाँ पे है, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे, कोल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मेकिंग आपका इंडस्ट्री है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, भारत में आपकी इंडस्ट्री कहाँ पे फैली हुई है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मेट्रोपॉलिटन्स हैं 4 मेट्रो सिटीज की ज्यादा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या होता है, यहां पे आबादी 10 करोड़ से ज्यादा हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो, कंफर्म करना इसको, है ना। सो वी हैव 4 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, चेन्नई, सॉरी मुंबई आना चाहिए पहले, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो दीज आर द 4 मेट्रो सिटीज। अब हाँ जी, 1 करोड़ तो ज्यादा, 10 करोड़ 1 करोड़ तो ज्यादा, 10 करोड़ तो कम। सिंपल, लगभग 1 CR होना चाहिए, मिनिमम 1 CR, इससे ऊपर या 10 से नीचे, तो यही इन्होंने मार्जिन रखा है। सो मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, चाहे वो आपका चेन्नई है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, जितने भी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है चेन्नई में, बेस्ट इंडस्ट्री। गुड़गांव में मारुति है, मतलब दिल्ली के पास में, मेन दिल्ली में तो स्पेस ही नहीं है जहां पे इंडस्ट्री लगा पाए, तो यहां पे अगेन ऑटोमोबाइल। मुंबई में भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, पोर्ट्स हैं, सो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं यहां पे। और लास्ट आपके पास बचता है कोलकाता। तो कोलकाता मेरे को एक ही चीज के लिए पसंद है, मसलिन के लिए, जो आता है ना कपड़ा मलमलदा, उसके लिए। सो ये कॉटन और उसके लिए टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल, शुरुआत से टेक्सटाइल सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। महाराष्ट्र में भी ऑल दो टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है टेक्सटाइल में, क्योंकि कॉटन इनके पास ज्यादा है। अब सिंपल समझिए, उन्होंने पूछा कि इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कि ये इंडस्ट्रियल सेंटर कैसे बनाए गए हैं और कौन सी फैक्टर से किसी इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। पहली बात, आपको पहले एक क्या चाहिए, सोर्स, रॉ मटेरियल का सोर्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहां पे है, ये मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है, देन छत्तीसगढ़ में जाता है, मैं इसको छत्तीसगढ़ ऐसे ही लिखता हूं, छत्तीसगढ़, है ना, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है झारखंड, बोकारो रीजन, और उसी के बिल्कुल बगल में है आपका उड़ीसा, राइट। सो ये जो एरिया है दैट इज दी बुंदेलखंड प्लेट्यू से लेके, मतलब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लेके लगभग कोडरमा प्लेट्यू तक ये फैला हुआ है, राइट। तो इस एरिया में मैक्सिमम आपकी इंडस्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज दी रीजन ऑफ रॉ मटेरियल, एक कच्चे माल का एक संसाधन का स्रोत है। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको रॉ मटेरियल मिलता है। अब रॉ मटेरियल मिलने के बाद आपको क्या चाहिए, सस्ती लेबर, है ना, चीप लेबर। चीप नहीं लिखना चाहिए, अच्छा शब्द नहीं है ये, इसको आप लिखिए इनएक्सपेंसिव। इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ा रहा हूं मैं। पहला है आपका फैक्टर दैट इज रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास इनएक्सपेंसिव लेबर होनी चाहिए, जो कम पढ़ी लिखी है, 60 रुपए में काम करवा लो दिहाड़ी, 500 रुपए नहीं देना है ना। उनके पास इतने ज्यादा उनका एक्सप्लोटेशन करे कि उनको उठने ही नहीं देना, पढ़ने ही नहीं देना। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोयले की खदान में घुस जा रहे हैं जाके, है ना, और कई बार खदान गिर जाती डायनामाइट से, वहीं पे मर भी जाते हैं, तो कोई मुआवजा नहीं देना पड़े। हाँ, बहुत बहुत इनके ऊपर मूवीज भी बनी है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी आए हैं। तो इनएक्सपेंसिव लेबर चाहिए आपको,
जैसे आप माइका यूज करते हैं ना गर्ल्स फाउंडेशन के लिए, तो फाउंडेशन के लिए जो माइका निकाला जाता है ना, अभ्रक, बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है वो, उसमें बहुत सारे बच्चों की जान जाती है, क्योंकि वो जो खदाने बनाई होती है उसमें बच्चा ही जा सकता है, बड़ा व्यक्ति नहीं जा सकता, और वो कच्ची खदाने होते हैं बेचारे, नौ से किया होता दब के मर जाते हैं उसमें। सो ये इंडस्ट्री का काला सच है ना, ट्रूथ। तो मैं अब ध्रुव राठी नहीं बनूंगा, है ना कि कुछ भी बना दिया। सिंपल इनएक्सपेंसिव लेबर चाहिए। दूसरा, दिस एरिया शुड बी नियर टू सोर्स ऑफ वाटर, इसके आसपास में कोई नदी होनी चाहिए। आयरन निकाला, धोना भी है उसको, साफ करना है, क्लीन करना है। कोयला निकाला, उसको भी धोएंगे एक बार, क्योंकि अगर आप सीधे इंडस्ट्री में गंदा भेज देंगे तो इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि भैया पैसा नहीं मिलेगा इसका। सो सोर्स ऑफ वाटर भी चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है हेल्थ की, कोई बात नहीं कर रहा है एजुकेशन की। देखा आपने, यहाँ पे कोई बात नहीं मैंने करी कि आपको एजुकेशन चाहिए, आपको लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या आपको ग्रीन कॉरिडोर बनाना, नथिंग एल्स। हमें सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट वांट रॉ मटेरियल, इनएक्सपेंसिव लेबर और सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि आपको पानी पीने को तो चाहिए। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, ये होना जरूरी है। अब आपके जो मेन मार्केट है, एक होता है आपका रॉ मटेरियल, एरिया ऑफ रॉ मटेरियल। तो दिस इज द एरिया ऑफ रॉ मटेरियल, ये कच्चे माल का क्षेत्र है। आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। आपकी जो मार्केट होती है ना, मार्केट एक होती है रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री, एक होती है मार्केट इंडस्ट्री। मार्केट इंडस्ट्री हमेशा रॉ मटेरियल से दूर होती है। आपने फॉर एग्जांपल यहां से आयरन निकाला, आयरन को निकालेंगे, धोएंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, देन इसका बना देंगे आप स्टील। और स्टील किसके लिए चाहिए? जो मैंने ऊपर आपको बताया, ऑटोमोबाइल के लिए। ये जो आपकी गाड़ियां बनती है ना, इसके लिए चाहिए स्टील, लोहे की नहीं बनती, स्टील। तो आजकल तो वैसे फाइबर यूज करने लगे, मारुति सुजुकी तो नंबर 1 है फाइबर बनाने में, खुल जाती है पूरी। इसका कारण ये भी, लोग कहते हैं कि मारुति से तो जान ही नहीं हैगी, है ना, जैसी जाती है पूरी इकट्ठी हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये कहते हैं कि जब भी किसी गाड़ी का कोलिजन हो रहा है ना, ऐसे तो ना ही हो, पर जब भी किसी गाड़ी का कोलिजन हो रहा है, इट शुड ब्रेक, है ना, इसको इकट्ठे हो जाना चाहिए। इकट्ठे इन द सेंस कि खुल जाना चाहिए पूरा। बाई चांस लोहा है, वो टूटेगा नहीं, तो उसमें किसी की लात जा सकती है, बॉडी पार्ट जा सकता है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो ये बहुत सारे एक चैनल है ऑटोमोटिव का, वो वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें वो टेस्टिंग करते हैं गाड़ियों की। चलो वो आपकी, चाहे वो ऑडी है, चाहे आपकी जीप है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो वो खुद कोलाइड कराते हैं जोर जोर से, है ना। ड्राइवर छलांग मार देता है एंड देन गाड़ी को तोड़ते, कई बार क्रश भी कराते हैं कि आपकी गाड़ी का लोहा कितना पक्का है। सो ऐसी बेचारों को बदनाम कर रखा है कि इनका जान ही नहीं है ना, है ना, ये कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे आपके जो मार्केट प्लेसेस हैं, जहां पे आपकी एक इंडस्ट्री का जो मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल को आपने निकाला, स्टील बना दिया, अब स्टील को आप लेके आएंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर पे, तो चेन्नई में बनाई जाएगी आपकी गाड़ियां, मुंबई में गाड़ियां बनाई जाएंगी, और ऑल्सो आपकी गाड़ियां गुड़गांव में बनाई जाएंगी। अब बनाने के बाद क्या है, सेलिंग भी यहीं पे होगी। अब छत्तीसगढ़ में आप ऑडी किसको बेचेंगे, या छत्तीसगढ़ में आप फोर्ड किसको बेचेंगे? नहीं बेच पाएंगे आप। वहां पे भी लोग हैं अमीर, ऐसा नहीं है कि ठेकेदार हैं वहां पे जो उन्होंने सबको एक्सप्लोइट करके रखा, उनके पास बहुत पैसा है। बट थिंग इज, ये मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ पे सर्विस क्लास लोग बहुत रहते हैं, नौकरी पेशे वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे। सो मैक्सिमम आपके जो रॉ मटेरियल के एरियाज हैं, ये मार्केट प्लेसेस से हमेशा दूर रहते हैं। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आयरन को आप सीधा यहाँ को नहीं ले आए, यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लेते। पहली बात, ये जो आपके सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इसके आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो वहां पे आपको उतना ज्यादा लैंड एरिया नहीं मिलेगा। ये जंगल एरिया जितना मर्जी एक्सप्लॉइटेशन करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, यहां से लेके यहां तक लाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ता है ना। अब इसको आप धोएंगे कहाँ पे? यहाँ पे पानी को गंदा कर लीजिए, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वही बात है, अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे कि इन्होंने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, इन्होंने पूरा पानी बर्बाद कर दिया। सो ज्यादातर आपके सेंटर्स, इंडस्ट्रियल सेंटर रॉ मटेरियल से हमेशा दूर पाए जाते हैं, और यही 3 इसके मुख्य कारण हैं। तो आपने 2 पॉइंट लिखे। थर्ड पॉइंट पे आइए।
important geophysical phenomena, important geophysical phenomena such as earthquakes, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunamis and cyclones. Earthquakes, tsunamis and cyclones, etc. cyclones, etc. सिंपली कह रहे हैं कि कुछ एक जियोफिजिकल फिनोमिनास हैं, जियोलॉजिकल फिनोमिनास, जैसे कि अर्थक्वेक। आपकी पृथ्वी जब एकदम से हिलना शुरू कर दे, लैंड एरिया जब आपका शेक करना शुरू कर दे, दैट इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, तो उसको आप कहते हैं अर्थक्वेक। सुनामीज, जब समंदर के बीच में लहरों की स्पीड बढ़ जाए, जब सी वेव्स या फिर टाइड की स्पीड बढ़ जाए, उसको आप कहते हैं सुनामी। साइक्लोन, जब समुद्र की लहरें हैवी रेनफॉल के साथ में इनकी स्पीड बढ़ जाए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से आपके पास लहरें आ रही हैं, कोस्टल एरिया को क्रॉस कर दे रही हैं, तो सुनामी और साइक्लोन डिफरेंस है इसमें काफी, बट लेटर ऑन पढ़ेंगे। सो ये कह रहे हैं कि इसमें आपको अर्थक्वेक भी पढ़ना है, सुनामी भी पढ़ना है, साइक्लोन भी पढ़ना है। साइक्लोन के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, कई जगह पर टाइफून कहते हैं, कई जगह पर इसको हरिकेन कहते हैं, विली विली भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, बहुत सारे नाम है इसके। सो वो आपने पढ़ने हैं। चाइना में क्या कहते हैं इसको? टाइफून, टाइफून। सो दीज आर दी जियोफिजिकल फिनोमिना जिनमें आपको ये मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपके पास चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स, चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स, चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स। जैसे कि चेंज इन ज्योग्राफिकल फीचर का क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल फीचर मतलब माउंटेन। Once upon a time, Aravalli was as high as Mount Everest. किसी समय अरावली पर्वत जो है उतना ही ऊंचा था जितना माउंट एवरेस्ट, है ना, जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा है उतना ही कभी अरावली भी ऊंचा हुआ करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू डेन्यूडेशन, इरोजन की वजह से ये इसका साइज अभी बहुत डाउन हो चुका है। सो चेंजेस इन जियोफिजिकल फीचर्स, इसमें आप वेदरिंग एंड इरोजन पढ़ेंगे, सिंपल। साथ में चेंजेस इन फ्लोरा फाउना, इसी के साथ में चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर इफेक्ट्स, एंड देयर इफेक्ट्स। जीव जंतु और पेड़ पौधों के ऊपर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जब भी ये जियोफिजिकल फिनोमिना होते हैं। सिंपल है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है। और इनका क्या प्रभाव पड़ता है? जब फ्लोरा फाउना में चेंज आएगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो एक ऐसे जो हमने अभी तक पढ़ा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, उसके कुछ एक पार्ट्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी, इसको कहते हैं डेन्यूडेशन, इरोजन एंड वेदरिंग। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। हाँ, डेन्यूडेशन में सिंपल एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। वेदरिंग होती है ग्रेविटी के कारण या फिर कुछ सोर्सेज ऑफ आपके वेदर मटेरियल, मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, ग्रेविटी एंड हवा के कारण। दूसरा इरोजन होता है जब पानी के साथ या मूवमेंट के साथ कोई चीज खराब होती है, तो टूटती है। तो सो इसको लेटर ऑन देखेंगे। अब सिलेबस यहाँ खत्म नहीं होता है, जीएस पेपर 1 में भी आता है ज्योग्राफी, जीएस पेपर 3 में भी आता है। तो आप लिखेंगे जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी आता है, इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर आता है, और क्या आता है, साइंस एंड टेक भी आता है ना। तो जीएस पेपर 3 सबसे टफेस्ट पेपर होता है। टफेस्ट इन द सेंस इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सेकंड में, इंटरनल सिक्योरिटी भी उसी में ही। तो थर्ड पेपर।
अब थर्ड में क्या आता है, इसमें आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ साथ में इरिगेशन, सिंचाई और सिंचाई के व्यवस्थाएं, और आपको कैसे क्रॉप्स को स्टोर करना होता है, कैसे क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे मंडियों तक पहुंचती हैं, ऑल दिस, है ना। तो लंबी कहानी है। आप लिखिए मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब सिंपल ये है कि भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं सीजन के हिसाब से, रबी, खरीफ एंड जायद। आगे आपको जब फसलें उगानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंचाई, दैट इज इरिगेशन। सो इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम में आपके पास होता है कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये दी जाती है, इसमें बहुत न्यूज में रहता है ये। फिर एक और पार्ट है, क्या कहते हैं उसको, ड्रिप इरिगेशन, है ना। ड्रिप इरिगेशन की ज्यादा बात की जाती है। इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, सिंचाई और सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट इसी के साथ लिखिए स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फिर प्रोड्यूस। जो भी आपने खेती से, कृषि से आपने जो भी चीजें उगाई हैं, जो उत्पादन किया है, उसका स्टोरेज करना, स्टोरेज मीन्स मंडियों में लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। सो ये एग्रीकल्चर के बारे में है। इसमें एक आपका आता है ई नाम, क्या कहते हैं ई नाम को, ई छोटा आता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस। आप देखेंगे इसको, मैं नहीं इसको बताऊंगा, ये इकोनॉमी का पार्ट है। ई नाम, ये एक टाइप से गवर्नमेंट ने आपकी जितनी भी मंडियां हैं, अनाज मंडियां हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभी इसको चलाते हैं। ये तो ये मार्केट प्लेस है। सेकंड, नहीं इसी में लिखिए यार आप उसको, सेकंड पॉइंट नहीं, इसी में कंटिन्यू करिए। इसमें लिखिए आप मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद इट। है तो चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद ले लो। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड constraints associated with it, constraints associated with it। सिंपली कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको आपने ई नाम में कैसे बेचना है, ये सबसे बड़ा एक कारण है। यहाँ पे एमएसपी, आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कुछ देखेंगे हम। फिर आपका जो वो है लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, भूमि सुधार अधिनियम आए थे, कानून आए थे भूमि सुधार के, तो वो भी इसमें आता है। तो मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए और कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं आपको एग्रीकल्चर के थ्रू, जो भी आपने मार्केट प्लेस पे आपने कृषि से जो भी आपने उत्पादन किया है, जो भी प्रोड्यूस किया है, उसको कैसे बेच सकते हैं। तो उसमें कुछ एक कंस्ट्रेंट्स आते हैं, आप देख रहे हैं डेली। फसल काट दी है, मंडी तक पहुंच चुकी है, पर मंडी में जाके सड़ती रहती है, कोई खरीदता ही नहीं है। एमएसपी वाला इशू भी है इसमें। कितनी फसलों पे एमएसपी दिया जाता है बताना जरा, सोचो। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपसे। 7 तो बहुत कम बताया आपने। एमएसपी इज पेड ऑन 23 क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसमें से कुछ 7 अलग कैटेगरी के, 7 अलग कैटेगरी के हैं। शुगर केन एफआरपी है ना। तो प्लीज एमएसपी जरूर पढ़िएगा, पीसीएस देने जा रहे हैं आप। आपके किसान एवरीडे धरने पे हैं, तो आपसे एमएसपी के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। और एक एक क्रॉप पता होना चाहिए कैटेगराइज करने के बाद कि कितने सिरल जिसे कहते हैं आप, जैसे मक्का, वीट, राइस, ये सिरल कैटेगरी में आता है।
फिर एक आता है आपका ऑयल सीड, तिलहन, है ना, और थर्ड आता है आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, सॉरी नॉन एडिबल क्रॉप्स, जिनको आप खाते नहीं है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा उसमें ये 7 7 और 4 7 7 14 और 6 ऐसा कुछ है, वो आप उसको देख लेना प्लीज। और FRP जो है शुगर केन, वो अलग है। तो आपने ये MSP पे कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर MSP दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 23 है और उनका कैटेगरी भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड MSP, हाँ इसमें ये भी पता करना है कि MSP स्टार्ट कब हुआ। 1957 में पहले नेहरू ने कहा, फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, फिर उसके लिए एक कमीशन बनाया गया, फिर उस कमीशन का नाम CACP रखा गया। तो प्लीज प्यारे मित्रों आप उसको पढ़िए, MSP बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे लिखेंगे आप ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, ई टेक इन एड ऑफ फार्मर्स, कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को या फिर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। सो ई टेक इन एड ऑफ फार्मर्स, किसानों की सहायता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कैसे उनकी सहायता कर रही है। नेक्स्ट इश्यूज रिलेटेड विद फार्म सब्सिडी, है ना, यही MSP, इश्यूज एसोसिएटेड विद फार्म सब्सिडी। तो फार्मिंग के ऊपर आपको सब्सिडी भी दी जाती है, जैसे कि पानी के लिए सब्सिडी दी जाएगी आपको, ये ट्यूबवेल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है। फिर आपको सीड जो मिलते हैं, बीज मिलते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। आप खाद खरीदते हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लोन लेते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है कि आपको इतना इंटरेस्ट पड़ेगा KCC के ऊपर, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। कई बार तो माफ भी कर दिया जाता है लोन, है ना, किसानों के लोन माफ करवाएगी सरकार। आपका साथ हमारे हाथ नहीं, हमारा हाथ आपके साथ, है ना। हाथ वाली जो सरकार थी ना, ये सारे लोन माफ करती थी और सारे लोन NPA हो जाते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये सबसे बड़ा इशू था रेवेन्यू लॉस का। नेक्स्ट है, इसी में कंटिन्यू करिए, इसी में लिखिए आप नेक्स्ट PDS, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग। PDS इसका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज डिपू, जहां पे अलग अलग कैटेगरी में आपको फूड आइटम्स मिलती हैं। सो दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आधी जनता भूखी मर जाए अगर ये PDS बंद हो जाए। एक PDS हो गया, दूसरा आपका ये हो गया मनरेगा, निकम्मा बना दिया सरकार ने, MG नरेगा। इन्होंने दिमाग खराब कर रखे लोगों के। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब चलाया गया था, अच्छे काम के लिए चलाया गया था। मैं नहीं कहता कि बहुत बेकार था, बट अभी के हिसाब से इसका उद्देश्य है वो अलग ही है ना। सो इसका उद्देश्य क्या था और इसका फंक्शनिंग, ये काम कैसे करता है, इसकी क्रियाशीलता कैसी है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसमें मल्टीपल टाइप के आपके कैटेगरीज होती हैं। अब पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, एक आते अंत्योदय, जो कि 100 रुपए का किलो राशन नहीं ले सकते, इनको 2 रुपए 1 रुपए किलो अनाज दिया जाता है। फिर एक आ जाती है और भी इससे ऊपर IRDP, है ना। तो कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से राशन मिलता है। अब इनमें APL जो है उनको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, BPL जो उसको थोड़ा और कम देना पड़ेगा, अंत्योदय उनको कुछ एक चीजें फ्री में मिल जाती है, IRDP जो तो और भी नजारे ले रहे हैं। और अलग अलग स्टेट्स में इनको कोटा भी मिलता है जॉब में। अब इसमें मजाक नहीं बनाना चाहिए हमें इनका, बट द थिंग इज एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल में नीचे बैठी हुई है ना जनता, ग्राउंड लेवल पे जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा। घर में ट्रक खड़ा है। अब आपके जो APL BPL और ये जो अंत्योदय है ना, अंत्योदय बहुत बड़ी एक मतलब घूसखोरी है। अंत्योदय के लिए आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके घर में वॉशरूम बना होना चाहिए, सरकार ने जो बना के दिया है, बड़ी कंडीशंस हैं।
बट जब आपकी ग्राम सभा बैठती है ना, तो जिन चहेतों ने बरकरी की होती है बढ़िया, और सारे उनकी एक तो मनरेगा में दिहाड़ी लगती है सारे टब्बर की, है ना, दूसरा उनको राशन भी सारा फ्री में मिलता है। तो ये सरकार के जवाई राजा हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसलिए मेरे को ये स्कीम्स नहीं अच्छी लगती। या तो गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे जाके चेकिंग करे, है ना, या तो फिर इनका जैसे अभी गवर्नमेंट चला रही है डीबीटी। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट कैश आता था, तो प्रधान जी सबके नाम पे जॉब कार्ड बनाते थे, अपने अकाउंट में पैसा डालते थे, किसी को पता ही नहीं कि जॉब कार्ड बन रखा है मेरा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा आधार कार्ड केवाईसी कराइए, जिसको पैसा जाना उसी के अकाउंट में जाएगा। अब इसमें भी दिक्कत होगी, कहते तेरे अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा 5,500 मुझे दे दियो, ये भी घूसखोरी चल पड़ी। गवर्नमेंट लेके आई है, इससे भी चला काम, दैट इज क्यूआर। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी स्कूल में वर्दी देनी है बच्चों को, तो पहले 1,000 रुपए दिया जाता था, तो मदर फादर के पास ही पहुंच जाता है। अब ये थोड़े से नीचे तबके के लोग होते हैं, तो इनके मदर या फादर, मदर तो बेचारी वैसे ही कहीं ना कहीं काम कर रही होगी, फादर थोड़े से पियक्कड़ होते हैं, तो ये 1,000 रुपए निकालेंगे, हम रात को अपना बल्ले बल्ले कर लेते थे। तो ये बच्चों तक वर्दी नहीं पहुंचती है, और पूछते भी है कि क्या हुआ, तो ग्राउंड लेवल पे जब किया जाता तो उन्होंने क्या कर दिया कि आपको गवर्नमेंट क्यूआर कोड देगी। गवर्नमेंट ने एक दुकान के ऊपर अपना सामान फेंका होगा, आप वो क्यूआर कोड दिखाइए, उस क्यूआर कोड के थ्रू सिर्फ वर्दी ही मिल पाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक और अच्छा काम किया है। सो मल्टीपल देख लीजिए, गवर्नमेंट को भी चालाक बनना पड़ रहा है, लोग नहीं मानते, ये तो हेल्प ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आजकल की, ये जोमेटो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बट ये इंडस्ट्री फूड इज, जोमेटो नहीं आता वैसे, जोमेटो तो फ्रेश फूड देता ना। तो एफपीआई जैसे मकेन है ना, एम मकेन, जिसमें आपके पास फ्रोजन परांठा, फ्रोजन सब कुछ, दाल मखनी मिल जाती है, रसगुल्ला मिल जाता है, बस उसको गर्म पानी में डालिए, रेडी टू मेक, है ना। हल्दीराम्स बनाता है, दैट इज एफपीआई, दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब ऐसा फूड जो कि पहले से बना हुआ, प्रोसेस्ड है, जस्ट उसको, जैसे आपकी आती है ना 2 मिनट की नूडल, कप नूडल्स, वैसे बहुत कुछ आ चुका अभी मार्केट में। अरे भिंडी, चना मसाला, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बस उसको आपने हीट करना है एक बार। सो दिस इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ द कंट्री, सभी आजकल वर्किंग है, तो टाइम नहीं होता कि वो खाना बना पाए, तो फिर फ्रोजन फूड जो है वो अवेलेबल रहता है। बाहर की कंट्रीज में तो यही चलता है, हॉट डॉग और बर्गर से काम चल रहा है ना, बाहर जाके बीफ भी खा रहे हैं लोग, बीफ बर्गर। लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू रेलवे, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे टॉप पे चल रही है, तो मतलब हाईवेज जितने भी एनएच हैं आपके या एक्सप्रेस वे हैं, इसके बारे में डिस्कशन। उसके बाद आपके पास आता है एयरवे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, है ना, सबको उड़ा देना है। और उसके बाद है आपके पास रेलवे, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले आपके पास थी कौन सी, स्लीपर, इन्होंने कहा नहीं, पहले आपके पास थी सिटिंग चेयर क्लास, अब कह रहे हैं स्लीपर भी आएगी, अब कह रहे हैं फर्स्ट क्लास भी आएगी। सो रेलवेज। रेलवेज के बाद क्या आता है, एक और भी है, वाटरवेज, यस, वाराणसी टू हल्दिया आपको क्या है, कश्तियां चलानी है, बोट्स चलानी है, क्योंकि आपका जो हाईवे के ऊपर प्रेशर है उसे कम करना है, क्योंकि गंगा बहुत गहरी है, पानी उसका फ्लो करता है अच्छी स्पीड से, तो वहां से आप फेरीज चलाएंगे, तो उसको बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, IWA, मैं समझा दूंगा आपको, इनलैंड वाटरवेज है ना, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत की ये एक ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनलैंड, अंतर्देशीय, इनलैंड का मतलब होता है देश के अंदर ही आपने शिप चलानी है, तो इसमें रिवर्स को ये यूज कर रहे हैं, समझ गए। सो ये आपकी ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ है, ये सब चीजें आपने ज्योग्राफी में अभी पढ़नी है। सो मैं आज आपकी क्लास यहाँ तक ही कर रहा हूँ, मैं इसे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी
मैं ऐसे कुछ भी शुरुआत नहीं करता, ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि आपकी क्लास है अभी, और अभी न्यू मैंने स्टार्ट करना है। सो जितना भी डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल कोर पॉइंट से स्टार्ट करें। अभी मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपका सोलर सिस्टम, ये सुपरनोवा, ब्लैक होल और जो आपका बिग बैंग थ्योरी है, ये सब चीजें छूट जाएंगी। ऑल्दो हमने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत इसके बारे में साइंस एंड टेक में, है ना, बट कल हम देखेंगे कि तारा क्या होता है, सितारा क्या होता है, तारा ओ सितारा क्या होता है ना, तारे कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे प्लेनेट बना, कैसे अर्थ बनी, अर्थ में लाइफ कैसे आई, और ऑक्सीजन कैसे पहुंची, पानी कैसे आया अर्थ के ऊपर। तो उसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब पहले प्लेस्टोसीन था, फिर मेसोजोइक, जैसे पैलेयोलिथिक, फिर उसके बाद पैलेजोइक, मेसोजोइक, फिर आपका सेनोजोइक, फिर आपका मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे करके इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे हम जो मॉर्फोलॉजी। हाँ बनवा देंगे वैसे ही नोट्स, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पीडीएफ भी हो जाएगी, बट मैं इस पे ज्यादा लंबे जोड़े नोट्स नहीं कराऊंगा आपको, जितना आपको नीडेड है। तो अभी के लिए आपका इतना ही इनफ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कृपा करके और अपनी कॉपी भी अलग से बनाइए इसकी, है ना, बाकी कल करेंगे जो रह जाता है, बाकी आप रेस्ट करिए फिर, है ना। ओके।